सुप्रभात दोस्तों, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। फिर अब पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि हम लोग अगले वीडियो में वर्ण विचार के बारे में देखेंगे। तो और पिछले वीडियो में हम लोग व्याकरण के बारे में जाना था कि व्याकरण आखिर है क्या। तो उसको हम लोग एक बार फिर से बस रिकॉल कर लेते हैं। तो व्याकरण क्या है? तो व्याकरण जो है नियमों का वैसा शास्त्र है, नियमों का वैसा पुस्तक है जो कि हमें भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना, समझना सिखाता है। वही जो व्याकरण है उसके 3 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत हम लोग वर्णों के बनावट, उसके भेद, उसके उच्चारण स्थान आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। वहीं शब्द विचार में शब्दों की रचना, शब्दों के प्रयोग, शब्दों के भेद, इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। वहीं वाक्य विचार में चलते हैं तो वाक्य विचार में भी वाक्यों के भेद, वाक्यों की रचनाएं, वाक्यों के प्रकार, वाक्यों का प्रयोग, किस स्थान पे किस तरह के वाक्य प्रयोग होते हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। फिर उसी में हम लोग बात किए थे कि अगले वीडियो में हम लोग वर्ण विचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आज हम प्रस्तुत हैं आपके सामने वर्ण विचार को विस्तार से लेकर। तो वर्ण विचार मतलब यहाँ हम लोग किस पे विचार करेंगे? तो वर्ण पे विचार करेंगे। और वर्ण है क्या? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। लेकिन बात आती है कि क्या ध्वनि क्या है? बहुत बार होता है कि लोगों से अगर पूछा जाता है कि वर्ण किसको कहते हैं, तो वर्ण कह देते हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े ना हो। लेकिन बहुत ज़्यादातर लोगों को यही नहीं पता होता कि ध्वनि होता क्या है। तो आज हम लोग उस ध्वनि के बारे में जानेंगे और वर्ण किसको कहते हैं उसको भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ध्वनि के बारे में जानते हैं। तो ध्वनि किसको कहते हैं? तो ध्वनि जो है क्या है? वर्ण और ध्वनि एक ही है, लेकिन बस अंतर ये है कि जिसको हम बोलते हैं वो ध्वनि कहलाता है और जब हम उसको लिख देते हैं तो वर्ण कहलाता है। तो उसी को यहाँ पूरी तरह से दोनों में अंतर बताया गया है। तो हम लोग देख सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को जब हम बोलकर व्यक्त करते हैं तो उसे ध्वनि कहते हैं। यानी कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसे हम बोलकर अगर व्यक्त कर रहे हैं तो ध्वनि कहलाती है, जैसे अ, क, ख, या। और जब भी ये जो वर्ण तभी कहलाएंगे, ये सारे व्यंजन, जब ये हलंत के साथ आएंगे। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब भी उदाहरण दें तो वर्ण में अगर उदाहरण दे रहे हैं तो सारे व्यंजनों को हलंत के साथ ही दें। फिर जब वर्ण किसको कहें? ध्वनि हो गया कि बोला हुआ रूप जो बोलते हैं। ध्वनि उसी का जब लिखित रूप होता है तो उसको वर्ण कहते हैं। ध्वनि को ही जब लिख देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। तो उसको यहाँ पे बताया गया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को जब हम लिखकर व्यक्त करते हैं तो उसे वर्ण कहते हैं। यानी कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है जिसको अगर बोल रहे थे तो ध्वनि था, उसी को आप लिख दे रहे हैं तो क्या हो गया? वो वर्ण हो गया। और उसका भी उदाहरण उसी तरह होगा जो ध्वनि का उदाहरण था। अब बात आती है क्या वर्ण सारे वर्ण एक जैसे हैं? तो बिल्कुल नहीं, सारे वर्ण एक जैसे नहीं हैं। सभी वर्ण अपने उच्चारण के हिसाब से, उसमें निकलने वाले उच्चारण में निकलने वाली श्वास वायु मतलब जब हम उच्चारण करते हैं तो मुख से कुछ हवाएं निकलती है, तो उस निकलने वाली हवाओं के मात्रा पे स्वर तंत्र का जहाँ से उच्चारण होता है उस हिस्से में कंपन होता है, उसके आधार पे तो वर्ण जो है अलग अलग तरह से, अलग अलग आधारों पे उनके अलग अलग प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उच्चारण के आधार पे। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। उच्चारण के आधार पे जो वर्ण के प्रकार हैं उसकी बात करेंगे। तो उच्चारण के आधार पे वर्ण के कितने प्रकार हैं? तो 2 प्रकार हैं। कौन कौन? तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण एक किसके आधार पे हैं? तो उच्चारण के आधार पे हैं। वर्ण के 2 प्रकार, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। पहले हम लोग देखते हैं स्वर वर्ण किसको कहते हैं। तो स्वर वर्ण को देखें तो स्वर वर्ण किसको कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण या जिनका उच्चारण स्वयं यानी स्वतंत्र रूप से होता है। मतलब ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण खुद ब खुद बिना किसी दूसरे वर्ण की मदद से या फिर स्वतंत्र रूप से होता है तो उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो 11 है। स्वर वर्णों की कुल संख्या 11 है, जिसमें कौन कौन है? तो अ ई उ री ए ऐ ओ औ। ये टोटल 11 जो है ये स्वर हैं। अब स्वर को भी पुनः फिर से इसके उच्चारण के ही आधार पर अलग अलग भागों में, अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है। तो स्वर को जो है उच्चारण के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, 3 प्रकारों में बांटा गया। इसके 3 भेद हैं। और उच्चारण के आधार पर किस आधार पर? तो जो क्या कहते हैं उसमें समय लगता है उच्चारण में, जो उच्चारण करने के समय जो एफर्ट्स लगता है, जो मेहनत लगता है, उसके आधार पे जो है स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। और वो कौन कौन है? तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व किसको कहते हैं? तो जिसमें सबसे कम समय लगता है।
मतलब वैसे स्वर वर्ण जिनमें सबसे कम समय लगता है उसे ह्रस्व कहते हैं, और उनकी संख्या कितनी है, तो 4 है। और वो हैं कौन कौन, अ, ई, उ, री। ये 4 जो क्या है, ह्रस्व हैं, और ह्रस्व में सबसे कम समय लगता है। यानी कि वैसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं या ह्रस्व कहते हैं, और ह्रस्व की संख्या 4 है, अ, ई, उ, री। फिर बात आती है दीर्घ की। जब दीर्घ को देखते हैं तो दीर्घ में नाम ही से पता है, दीर्घ मतलब होता है लंबा, बड़ा। तो दीर्घ क्या होगा, ह्रस्व से बड़ा होगा, तो ह्रस्व से दुगना समय लगता है उसमें। मतलब वैसे स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है, 7, और है वो कौन, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। यानी कौन, आ है, बड़ी ई है, बड़ी ऊ है, ए है, ऐ है, ओ, औ। ये 7 क्या हैं, तो दीर्घ हैं। लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि ये जो लास्ट के जो 4 दीर्घ हैं, ए, ऐ, ओ, औ, तो इन्हें कभी कभी संयुक्त स्वर के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं, और कभी कभी एग्जाम में इसे पूछ देते हैं कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, तो ये 4 होंगे। और वो कौन कौन है, ए, ऐ, ओ, औ। ये दीर्घ में भी आते हैं, और ये 4 अलग से संयुक्त स्वर के नाम से भी जाने जाते हैं। कौन कौन, ए, ऐ, ओ, औ। अब प्लुत क्या है, तो प्लुत जो है सबसे ज़्यादा समय लगता है इसमें जो है कि ह्रस्व से तिगुना समय लगता है इसके उच्चारण में। किसमें, प्लुत में। प्लुत कुछ है नहीं, प्लुत एक चिन्ह है इस तरह का, और जो कि हम लोग जब ओम बोलते हैं तो ओम जब बोलते हैं तो इस तरह से ओम लिखा जाता है, इस तरह से ओम लिखा जाता है। और इसका अर्थ होता है, प्लुत का अर्थ होता है कि जिस वर्ण के बाद लग जाए, जिस भी अक्षर या वर्ण के बाद लग जाए, उस अक्षर और वर्ण का उच्चारण लंबे समय के लिए होता है। जैसे कि जब हम लोग ओम का उच्चारण करते हैं तो हम लोग ओम को बस ओम बोल कर नहीं छोड़ देते, हम लोग कैसे उच्चारण करते हैं, तो ओ, हम लोग क्या करते हैं, ओम को लंबा खींचते हैं और उसके बाद लास्ट में माँ बोलते हैं। तो यही काम है प्लुत का। हम लोग जब सॉन्ग देखते होंगे, सॉन्ग के लिरिक्स भी देखते हैं, तो उसके जहाँ पे उसके स्वर को ऊंचा ले जाना रहता है तो उस जगह पे इस तरह के चिन्ह लगे होते हैं। तो प्लुत का काम बस इतना ही है। आगे हम लोग देखते हैं, तो जब बात करते हैं वो उच्चारण के आधार पे, लेकिन जब स्वर को मात्रा के आधार पे बोलते हैं तो स्वर जो है मात्रा के आधार पर कितने तरह के स्वर हैं, तो मात्रा के आधार पे स्वरों की संख्या, मात्रा के आधार पे स्वर के जो भेद हैं वो कितने, 2 ही हैं। प्लुत को मात्रा के आधार पे नहीं रखा जाता क्योंकि उसका कोई मात्रा नहीं, तो उसका कहीं भी मात्रा के रूप में इस्तेमाल नहीं होता। मात्रा के रूप में बस इस्तेमाल जो होते हैं ह्रस्व और दीर्घ जो स्वर हैं उनके होते हैं। जैसे कि सारे जो मात्राएं हैं उनके लिए अलग अलग जो है चिन्ह है, और वो कितने हैं, 11 ही हैं। और वो कौन कौन है, तो ये देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ये टोटल 11 जो स्वर हैं वो हैं, उनके मात्रा के हैं। आ का कोई मात्रा नहीं होता, लेकिन ये सारे व्यंजन के साथ लगते हैं। आ की मात्रा होती है नीचे 1 पाई, ई की मात्रा होती है छोटी ई की नीचे 1 माथे पे ऐसे, छोटी बड़ी ई का इधर से ऐसे, छोटी यू का ऐसे नीचे में लगेगा, बड़ी यू का ऐसे, री का ऐसे नीचे में, ए का सिर पे 1, ऐ का सिर पे 2, और ओ का नीचे 1 ऊपर 1, औ का नीचे 1 ऊपर 2। तो ये जो मात्राएं बस इतने ही 11 का ही होता है। इसलिए मात्रा के आधार पे जो है स्वर की जो संख्या है 2 ही है, और वो कौन है, ह्रस्व और दीर्घ। अब बात हम लोग व्यंजन का करते हैं। तो जब व्यंजन को देखते हैं तो व्यंजन की बात करते हैं, तो व्यंजन क्या है, तो व्यंजन के जब बात करते हैं तो व्यंजन किसे कहते हैं, तो पहले तो हम लोग स्वर देख लिया। स्वर जो था कि स्वतंत्र रूप से जिसका उच्चारण होता था, लेकिन वही जो व्यंजन है इसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होगा, यानी कि इसका उच्चारण स्वरों की सहायता से होती है। तो वैसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से हो या स्वरों की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं।
मतलब कि व्यंजन ऐसे वर्ण हैं जो कि अकेले उच्चारित नहीं होते हैं, उनके उच्चारण के लिए किसकी मदद होती है, चाहिए तो स्वर वर्णों की मदद जरूर चाहिए। बिना स्वर वर्ण की मदद के जो व्यंजन है उनके उच्चारण नहीं हो पाते हैं। तो वैसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब व्यंजन वर्ण का उदाहरण देखें तो व्यंजन वर्ण के पहले ही हमने बोला था कि व्यंजन वर्ण जितने भी लिखे जाएंगे वो हलंत के साथ लिखे जाते हैं। अगर वो हलंत के साथ नहीं लिखे जाएंगे तो व्यंजन वर्ण नहीं कहलाएंगे, वो अक्षर हो जाएंगे। जबकि हम पढ़ कौन क्या रहे हैं, तो व्यंजन वर्ण पढ़ रहे हैं। जब हलंत के साथ आएंगे तभी ये व्यंजन है। फिर तो व्यंजनों की कुल संख्या देखा जाए तो कितनी है, 33 है। वो कहाँ से, क से ह तक है, क्योंकि क से ह तक, तो क से क वर्ग 5, तो सारे क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग सभी 5 तो 5 5 25, और इधर हो गए या से लेके ह तक 8, तो 25 और 8 33। फिर इसे व्यंजनों को भी उच्चारण के आधार पे अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है, और वो भी 3 प्रकार के हैं। व्यंजन भी 3 प्रकार के हैं। तो पहला जो है कौन है, स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन क्यों कहा गया इसको, नाम से ही पता है, स्पर्श मतलब छूना। तो जो हम लोग जब उच्चारण करते हैं तो कहीं ना कहीं मुख में कोई स्वर जो तंत्रिका है, जो स्वर तंत्रिकाएँ अलग अलग हैं, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। जब उच्चारण स्थान को पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि स्वर तंत्रिका कौन कौन है, किसको कहते हैं। तो वो जो जहाँ से वर्णों का उच्चारण होता है उसे स्वर तंत्रिका कहते हैं। तो मुख में अलग अलग 5 स्वर तंत्रिकाएँ हैं, और उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो उन्हीं का जो उन्हें जो छूकर निकलता है हवा, तो उसी के आधार पे क्या है, ये 3 प्रकार हैं। तो जब स्पर्श व्यंजन है तो स्पर्श मतलब छूना है, तो इसमें क्या होता है, जो स्वर तंत्रिका है उसे जो हवा है वो पूरी तरह से छू के निकलता है। जो मुँह से जो हवा निकलती है उच्चारण के दरमियान, वो स्वर तंत्रिका, स्पर्श व्यंजन का जब उच्चारण करते हैं, स्वर तंत्रिका को जो हवाएं हैं वो पूरी तरह से छू कर निकलते हैं, इसलिए इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो इसको अगर परिभाषा लिखना तो हम लोग कहते हैं कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली श्वास वायु, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली श्वास वायु स्वर तंत्रिका को पूरी तरह से छूकर निकलती है, तो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे जिसका की कुल संख्या कितना है, तो स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25 है। आपको हम परिभाषा लिखकर भी दिखा देते हैं कि स्पर्श व्यंजन का परिभाषा होता क्या है। अगर आपको समस्या हो रही हो तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, और आप इसको अपना नोट्स कॉपी बनाना चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय मुख यानी मुंह से निकलने वाली श्वास मतलब जो सांस लेते हैं वो जो वायु निकलता है, श्वास वायु स्वर तंत्रिका को पूरी तरह छूकर निकलता है, तो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये आपका स्पर्श व्यंजन का परिभाषा हो गया। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय मुख से निकलने वाली श्वास वायु स्वर तंत्रिका को पूरी तरह से छूकर निकलता है, तो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, यहाँ हम लोग देख लेंगे। तो स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25 है, और वो कहाँ से का से माँ तक, मतलब 5 जो वर्ग हैं, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग, वो सारे जो हैं वो कैसे हैं, तो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का मतलब होता है हल्का सा छूकर निकलना।
तो वैसे ये परिभाषा सेम होगा कि जिन बस से यहाँ पे हम लोग जो पूरी तरह की जगह पे क्या कर देंगे, हल्का सा छूकर निकलता है तो उसे स्पर्श स्पर्श की जगह पे क्या हो जाएगा, वो अंतस्थ व्यंजन है। तो हम लोग अंतस्थ को भी लिख देते हैं। मैं आपको अंतस्थ व्यंजन का भी जो परिभाषा उसको लिख के दिखाता हूँ। तो अंतस्थ व्यंजन तो किसको कहेंगे, तो अंतस्थ का भी परिभाषा देख लेते हैं हम लोग। मुख से निकलने वाली श्वास वायु स्वरतंत्रिका को हल्की छूकर निकलती है तो उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ होता है तो जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय मुख से निकलने वाली श्वास वायु स्वर तंत्रिका को हल्की छूकर निकलती है तो उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो अंतस्थ व्यंजनों की कुल संख्या अंतस्थ व्यंजनों की कितनी है, तो कुल संख्या 4 है। और कौन कौन है, य र ल व, ये सब क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। उष्म व्यंजन किसको कहते हैं, तो उष्म का मतलब ही है गर्म से, और उष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन के भी नाम से जानते हैं। उष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। उष्म या संघर्षी क्यों कहते हैं, तो ये जाना जाता है कि जहाँ उष्मा होगा तो कब होगा, जब संघर्ष होगा, जब घर्षण होगा। घर्षण मतलब संघर्ष होना, जब घर्षण होगा तो उष्मा निकलेगा, और जहाँ उष्मा होगा तो घर्षण होना लाजमी है। तो इसीलिए इसका दोनों नाम है, उष्म व्यंजन और संघर्षी व्यंजन। तो इसमें क्या होता है, उच्चारण के समय मुख से क्या निकलता है, गर्म हवा निकलती है। तो इसका परिभाषा हम लिख सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है तो उसे उष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। मतलब कि जिनके उच्चारण में जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय मुख से क्या निकलेगा, गर्म हवा निकलती है तो उसे उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। उष्म व्यंजन और संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी है, इनका भी संख्या 4 है। और वो क्या है, बाकी जो यार अलावा के 4 बच जाते हैं वो, जैसे तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा, हा। अब बाकी आता है अन्य वर्ण कौन कौन है, तो अन्य जो वर्ण के प्रकार हैं वो कितने हैं,
तो अर्ण वर्णों के जो प्रकार हैं वो है, पहला अयोगवाह। अयोगवाह किसको कहते हैं? अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। क्योंकि ये अयोगवाह इन्हें इसलिए कहा क्योंकि ये अकेले कहीं भी स्वतंत्र रूप से नहीं लिखे जाते हैं। ये जब भी लिखे जाते हैं तो अनुस्वार किसी के सिर पर, किसी वर्ण के सिर पर, या विसर्ग किसी वर्ण के बगल में लिखा जाता है, इसलिए इसे अयोगवाह कहते हैं। अकेले नहीं लिखा जाने वाला, स्वतंत्र रूप से नहीं लिखा जाने वाला। उत्क्षिप्त जो है वो जब हम ड के नीचे बिंदु दे देते हैं तो अड़ा बन जाता है, और जब ढा के नीचे देता है अढ़ा बन जाता है। और ऐसी दो वर्णों को उत्क्षिप्त वर्ण या फिर उत्क्षिप्त वर्ण कहते हैं। इसे अयोगवाह वर्ण कहते हैं। तो ये दो हो गया, उत्क्षिप्त वर्ण भी दो हो गए, अड़ा और अढ़ा। फिर होते हैं संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन जो है क्या होते हैं? तो संयुक्त व्यंजन किसको कहते हैं? तो जो व्यंजन एक से अधिक व्यंजनों के मिलने से बने होते हैं उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन का भी परिभाषा देख लेते हैं हम लोग। संयुक्त व्यंजन जो व्यंजन दो व्यंजनों के मिलने से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन किसको कहते हैं? जो दो वर्णों के मिलने से बनते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या 4 है। कौन कौन? तो 6 त्र ज्ञ और स्र। अब हम लोग देखेंगे इसको कौन कौन व्यंजनों के मिलने से ये सब बनते हैं। तो 6 जो है अधः क जोड़ मूर्धनी स के मिलने से बनता है। त्र जो है अधः त जोड़ र को मिलने से बनता है। ज्ञ जो है अधः ज जोड़ य को मिलने से बनता है। अस्रा जो है अधः तलबी स जोड़ र को मिलने से बनता है। तो इस तरह से जो है इनकी संख्या कितनी हो गई? इनकी संख्या कुल 4 हो जाती है। और हम लोग जैसा कि जानते हैं कि वर्णों की, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि हिंदी व्याकरण में वर्णों की कुल संख्या 52 है। और वो 52 कैसे हुए तो हम यहाँ पे उसको देख लेते हैं। तो स्वर कितने हो गए? तो स्वर कितने हो गए? स्वर, व्यंजन, फिर संयुक्त व्यंजन, फिर हो गए अयोगवाह, फिर हो गए उत्क्षिप्त। अब सबको देख लेते हैं। स्वर की संख्या 11, व्यंजनों की संख्या 33, संयुक्त की संख्या 4, ये हो गए 2, ये हो गए 2। अब टोटल को ऐड करेंगे तो 52 हो जाए। 3 1 4, 4 4 8, 8 2 10, 10 2 12। हाथ में रहा 1, 3 1 4 1 5। तो ये टोटल हो गए। वर्णों की संख्या कितनी हो गई? कुल वर्णों की संख्या तो 52। कुल वर्ण कितने हो गए? तो 52। कुल वर्णों की संख्या हिंदी में तो 52। कैसे कैसे 52 हुए वो हम लोगों ने आज पूरी तरह से इसे देख लिया। अभी हम लोगों ने इसे बस किसको देखा? तो हम लोग उच्चारण के आधार पर वर्णों के प्रकार को देखा है। अभी हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि स्वर तंत्रिका में अब हम लोग देखेंगे कि स्वर तंत्रिका में कंपन के आधार पर और मुख से निकलने वाली श्वास वायु के मात्रा के आधार पर वर्ण के कौन कौन से प्रकार हैं और उनके
कौन कौन से प्रकार होते हैं ना, कैसे कैसे होते हैं, उसके बारे में हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखें, ध्यान से देखें, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। आपके हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, आपके हर तरह के परीक्षाओं के लिए, हर तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही लाभदायक होने वाला है। ये आप भी देखें, दूसरों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।